चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मेरा हाल है पहुंच गए हैं सब लोग। जो लोग असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं इस वक्त वो अपनी अपनी फाइलों को भी सेव कर लें। ठीक है, फिर जब टाइम मिलेगा बाकी का काम फिर बाद में कीजिएगा। अभी जितना टास्क किया है उसको सेव कर लो। जी हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। लिंक्ड अकाउंट्स की बात की थी हम लोगों ने। और हमने कहा था कि हम अपने फेसबुक को, अपने इंस्टाग्राम को और अपने व्हाट्सएप फॉर बिजनेस को आपस में इंटीग्रेट कर लें। और जिनके नए अकाउंट्स हैं मैंने उन्हें कहा था कि एहतियात करें, अभी इंटरेक्शंस करें, इंगेजमेंट करें पहले, ताकि आपका ट्रस्ट लेवल बेहतर हो जाए और उसके बाद ये सारे काम कीजिएगा। नहीं तो शायद किसी की स्ट्राइक भी आई थी, किसी का ब्लॉक हुआ था शायद, जिन्होंने इमीडिएट काम किया होगा इस क्लास में या किसी और में। तो उसका तरीकाकार यही है कि हमने काफी दिनों से स्टार्ट किया हुआ था। मैंने कहा था कि इनको दोनों डिवाइसेस से अपने इस्तेमाल करें, डेस्कटॉप से भी यूज करें और मोबाइल से भी यूज करें। जब आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो फिर आप किसी भी तरह का कोई टास्क कर सकते हैं। एनीवेज, अब जरा आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने ना इंटीग्रेशन किया है। अब जरा इंटीग्रेशन का कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक तो मैं इधर आया और इधर आकर मैंने ये कहा भाई हम जरा बिजनेस वर्जन में चले जाते हैं इसके। बिजनेस फेसबुक लेटेस्ट होम, बिजनेस मेटा में चला गया हूं मैं, बिजनेस सूट में चला गया हूं। ये बिजनेस सूट मैंने आप सबसे कहा था कि आप लोगों ने अपने मोबाइल पर भी इंस्टॉल करना है। तो ये जो कुछ मैंने यहां से खोला ये आपके मोबाइल पर भी ऐसे ही आएगा। ये क्या था हमने इसके मतलब डिस्कस भी किया था। ये पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये रील का ऑप्शन आ रहा है, ये स्टोरी, ये लाइव जाने के लिए और मोर में जाएं तो ऐड का ऑप्शन भी आ रहा है। पोस्ट रील अक्रॉस पेजेस का ऑप्शन भी आ रहा है। अक्रॉस पेजेस मतलब आप ही के मुख्तलिफ पेजेस हैं, तो आप एक ही रील सबके ऊपर पोस्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, बल्क अपलोड रील्स का ऑप्शन भी आ रहा है कि भाई बहुत सारी रील्स आप पहले से ही अपलोड करके स्केड्यूल करके रख लो। तो मतलब इसमें काफी सारी ऑप्शन है। स्केड्यूलिंग का ऑप्शन भी आ रहा है। जैसे मैं इस पे क्रिएट पोस्ट पे जाऊंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे स्केड्यूल का ऑप्शन भी आएगा। आ रहा है नीचे। मैं क्या यहाँ पर आपके पास स्केड्यूल का ऑप्शन भी आ रहा है। जी। ये आपके पास स्केड्यूल का ऑप्शन भी आ रहा है। यहाँ पर आपके पास बूस्ट का ऑप्शन भी आ रहा है। तो सब कुछ यहाँ पे नजर आने लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ चीजें ज्यादा कंफर्ट जोन में है पुराने वाले वर्जन की निस्बत। ये लेफ्ट साइड पर एक इसकी मेन्यू बार भी आ रही है। ये मैं सारी चीजें इसलिए शक्ल दिखा रहा हूँ कि आप जब मैं टाइम दूंगा इन सबको देखने की क्या चीजें हैं। इनसाइट्स आ रहे हैं अगर आपने अपने पेज की परफॉर्मेंस देखनी हो। प्लानर, एड मैनेजर में जाकर हम लोगों ने ऐड बना दी है। क्रिएटर, मार्केट प्लेस, कंटेंट, आपका जो सा कंटेंट लगा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, तो और नीचे आ जाएं। एड्स का ऑप्शन भी आ रहा है, इनबॉक्स का ऑप्शन भी आ रहा है। तो काफी सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे कवर अप हो रही हैं। यहाँ मैं लाया किस लिए हूँ आपको, एक तो पोस्टिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर आकर देखो तो पोस्ट टू लिखा हुआ आ रहा है। और पोस्ट टू पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे दो इंटीग्रेटेड अकाउंट्स आ रहे हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो जब आप इंटीग्रेशन कर लेंगे तो इस तरीके से आपके पास ये चॉइस भी होगी कि आप जो कंटेंट पोस्ट कर रहे हो सिमिलर कंटेंट। लाइट बंद कर दें, लाइट बंद कर दें जिन जिन की रेंज में है। बस हो गया ठीक। तो यहां से हम अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पोस्टिंग भी कर रहे हैं।
अब ये तो हमें समझ में आ गया कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं। अब हमें ये समझना है कि ये जो इंटीग्रेशन हमने की है, मेरा फेसबुक ने तो हमसे करवा दी ना इंटीग्रेशन, लेकिन अगर हम प्रोफेशनली इस इंटीग्रेशन को देखें तो क्या ये इंटीग्रेशन पोस्टिंग करने के लिए सही आइडिया है कि सही आइडिया नहीं है? पहले हमें ये समझना है। ये इंटीग्रेशन एड्स चलाने के लिए तो सही आइडिया है। उसकी क्या वजह हो सकती है? ये एड चलाने के लिए सही आइडिया क्यों है? क्योंकि जब हमने ऐड चलाना है तो हमने फेसबुक के हवाले कर देना है इन्वेस्ट करके। तो फेसबुक खुद से देखेगा कि हमारा कंटेंट किसके लिए ज्यादा रिकमेंडेबल है, तो वो उस प्लेटफॉर्म पर हमारे ऐड को, पेड रीच उसकी बढ़ाएगा। उसके लिए तो ये ठीक आइडिया है। लेकिन ऑर्गेनिक पोस्टिंग करने के लिए क्या ये ठीक आइडिया है कि नहीं है? तो ये बिल्कुल ठीक आइडिया है। मतलब इसको मैं एज ए प्रोफेशनल रेकमेंड नहीं करता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भाई आपके डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं और आप क्या कर रहे हैं, अपने 5 6 7 या 8 जितने भी डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के ऊपर एक ही जैसा कंटेंट लगा रहे हैं। तो जब आपका एक ही जैसा कंटेंट सब प्लेटफॉर्म्स पे लग रहा है, फेसबुक को भी पता लग रहा है कि आपका एक ही जैसा कंटेंट है, लोगों को भी पता लग रहा है कि आपका एक ही जैसा कंटेंट है, तो आपको पता लग, लोगों को लग चुका है पता आपके भाई अगर फेसबुक पे देख लिया तो इंस्टा पे देखने की जरूरत नहीं है, अगर इंस्टा पे देख लिया तो लिंक्डइन पे देखने की जरूरत नहीं है, अगर लिंक्डइन पे देख लिया तो पिंटरेस्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। भाई वही आएगी, आज 3 पोस्ट आनी है, वो फेसबुक पे आ गई, हमने देख लिया, बाकियों पर भी वही है। नंबर वन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई जो कंटेंट लग गया किसी एक प्लेटफॉर्म पर तो वो ओरिजिनल कंटेंट है। जैसे ही वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहा है वो ओरिजिनल नहीं है, वो कॉपी कंटेंट है। तो रीच किसकी बढ़ेगी? सिर्फ ओरिजिनल वाले की कंटेंट की ज्यादा रिकमेंडेशंस में आएगा, बाकी का कंटेंट तो रिकमेंडेशन में ही नहीं आएगा। आपके किसी भी कंटेंट को वायरल करने की जो स्ट्रेटेजी होती है वो कंटेंट यूनिकनेस होती है, वो कंटेंट के फ्रेश होने की बात होती है और वो कंटेंट क्वालिटी की बात होती है। अब अगर आप किसी के कॉपी कंटेंट को, किसी के क्वालिटी कॉपी कंटेंट को यूज करेंगे तो आपकी रीच नहीं बढ़ेगी। उसकी तो रीच बढ़ गई थी, आपकी रीच उससे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि वो वाला कंटेंट यूज कंटेंट की कैटेगरी में आ गया। मॉनिटाइजेशन के लिए कॉपी कंटेंट कंसीडर नहीं होगा अनटिल कि आप उसमें कोई मेजर चेंजेस ना करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपी कंटेंट कोई अच्छा आइडिया नहीं है। इसी तरह सिमिलरली कि ये जो दो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक हमारे पास फेसबुक है, एक हमारे पास इंस्टाग्राम है, अभी फिलहाल हम इन दो जगह, इस जगह पर इन्हीं दो प्लेटफॉर्म्स को देख रहे हैं। तो यहां पर अगर हम एक ही चीज लगा रहे हैं तो, जैसे आप लोग मेरी क्लास में जब हमने सोशल मीडिया शुरू किया था तो मैंने आप सब लोगों से पूछा था कि भाई किसका इंस्टाग्राम है, फिर मैंने पूछा किसका फेसबुक है, फिर मैंने पूछा किसका फेसबुक और इंस्टाग्राम है, ऐसे ही है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं, ये गैस कर सकते हैं कि भाई ये जो ऑडियंस है इन प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ नेचर की ऑडियंस हो सकती है। एक ही, चाहे जो बंदा फेसबुक पे को देख रहा है और जो बंदा इंस्टाग्राम को देख रहा है, डिफरेंट माइंडसेट्स हो सकते हैं, एक जैसा माइंडसेट नहीं है। तो जब एक जैसा माइंडसेट नहीं है तो एक जैसी पोस्ट क्यों लगाएंगे? क्योंकि जब माइंडसेट ही एक जैसा नहीं है, मतलब इंस्टाग्राम को आपने, अब इस पे क्या करना है, जो मैं बातें आपसे करूं, एवरीथिंग इज रिसर्च बेस्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पे आपको भी रिसर्च करनी है कि भाई आप कुछ बेच रहे हैं, आप कुछ डिलीवर करना चाह रहे हैं, आपको कहाँ बेचना है? आपको इंस्टाग्राम पे बेचना है कि आपको फेसबुक पे बेचना है? जब आपको कोई चीज इंस्टाग्राम पे बेचनी है तो मुझे कैसे बात करनी है? यानी जैसे आप सारे मेरे सामने बैठे हुए इस वक्त, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फॉर इंस्टेंस, मुझे पता है आपसे कैसे बात करनी है। अगर मेरे सामने सब प्रोफेशनल्स आ जाएं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग, आपको अंदाजा होगा कि मैं उनसे कैसे बात करूंगा। बिल्कुल ही स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी। अब अगर आप मेरे पास मिक्स लोग आकर बैठ जाएंगे तो फिर मुझे मिक्स स्ट्रेटेजी के साथ बात करनी पड़ेगी। तो जब आप प्लेटफॉर्म्स को चेंज करने लगे हुए हैं तो आपको पहले ये देखना है कि इंस्टाग्राम पे जो बंदा मौजूद है उसे मैं कौन सा कंटेंट दिखाऊंगा जिसमें वो अपना इंटरेस्ट शो कर सकता है। फेसबुक का जो बंदा है उसको मैं अपनी मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंटेंट ही चेंज कर रहा हूं, प्रोडक्ट तो मेरी सेम रहेगी, लेकिन मुझे प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम के लिए किस तरह मार्केट करना है और मुझे प्रोडक्ट को फेसबुक पे किस तरह मार्केट करना है, ये मुझे माइंडसेट लेना पड़ेगा यूजर्स की चॉइस के मुताबिक। यानी सड़क के ऊपर एक बैनर लगा हुआ है, उस बैनर को, कोर्सेज का, मैट्रिक के स्टूडेंट्स के कोर्सेज का, उस बैनर को मुख्तलिफ एज के लोग देख रहे हैं, उसको पेरेंट्स भी देख रहे हैं, उसको ब्रदर्स भी देख रहे हैं,
उसको स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, उसको मदर्स भी देख रही हैं, ठीक है, और भी लोग हो सकते हैं, गार्डियंस, नेबर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनके थ्रू वो कन्वर्जन आनी है। लेकिन सड़क के ऊपर बैनर एक ही लगा हुआ है कि मैट्रिक इम्तिहानात से फारिग स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर कोर्सेज। किसी भी एक खास एज सेगमेंट को टारगेट नहीं किया हुआ, हमने नहीं किया हुआ ना। अब अगर यही वाला कोर्स हम इस तरीके से बनाएं, बैनर्स को डिवाइड कर दें कि जब वो बैनर्स लोग देखें तो उसमें जब पेरेंट्स उस बैनर को देखें तो उनको लग रहा हो कि ये उनके लिए फ्रूटफुल चीज है, उनके बच्चों के लिए। जब उसे कोई एल्डर ब्रदर देखे तो उसे लग रहा हो कि ये उसके भाई के लिए अच्छी चीज है। उसे ऐसे लोग देख रहे हो जो डिस्काउंट ओरिएंटेड है तो उनको भी उस बैनर से कुछ मिले, और ऐसे लोग देख रहे हो जो क्वालिटी कॉन्शियस हैं कि जो फीस के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, डिस्काउंट्स नहीं मांगेंगे, उनको हम कैसे प्रोडक्ट दिखाएंगे। तो अब क्या हुआ, हम ज्यादा ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं एज कंपेयर टू एक स्टैंडर्ड बैनर बनाया, 50,000 बैनर्स बनाए और सब पे ये लिख दिया कि इम्तिहानात से फारिग स्टूडेंट्स के लिए। प्रोफेशनल्स को टारगेट नहीं किया, पेरेंट्स को टारगेट नहीं किया। इसका मतलब ये, मैं अब आपको स्ट्रेटेजी ट्रेडिशनल मार्केटिंग से एग्जांपल देकर आपको मैं डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग में हमें अपनी ऑडियंस को अपने एड क्रिएटिव से टारगेट करना है। एड क्रिएटिव किसे बोलते हैं? एड डिजाइन। जो स्पॉन्सर्ड एड आपको नजर आने लगा हुआ है ग्राफिक्स की शक्ल में या वीडियो मैसेज की शक्ल में, दैट इज एड क्रिएटिव। उसके ऊपर जो हेडलाइन लगी हुई आ रही है या उसके ऊपर रीड मोर से पहले दो लाइनों में जो टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, दैट इज एड कॉपी। ये इन चीजों को हमें फोकस करना है, यानी टाइपिंग कंटेंट को और ग्राफिक कंटेंट को। आज की तारीख में आपका जो एड रीच अपनी बढ़ाने लगा हुआ है, अच्छे रिजल्ट्स देगा, वो इन दो बेसिस पर दे रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा कि आप मेल को दिखा रहे हैं, आप फीमेल को दिखा रहे हैं, आप 20 साल से लेकर 26 साल के बंदे को दिखा रहे हैं जिसका इंटरेस्ट इस तरह का है, जिसका बिहेवियर इस तरह का है। ये वाली ऑडियंस को खत्म कर दिया है। मेटा ने इस ऑडियंस को रिमूव कर दिया हुआ है, अब ये वाली ऑडियंस नहीं है। अब आपकी एड क्रिएटिव की ऑडियंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्रिएटिव तो काम नहीं करेगा। अगर कोई बंदा ये कहे ना मैंने फेसबुक की एक पोस्ट बनाई और इस पोस्ट को एडवर्टाइज कर देता हूं तो अच्छी लीड्स क्यों नहीं आ रही हैं, उसकी वजह क्या है कि आपके एड क्रिएटिव में डेफिशिएंसी है। जब आपका एड क्रिएटिव सिर्फ एक ही बंदे को टारगेट करने लगा हुआ है तो लिमिटेड थ्रो होगी, ज्यादा अच्छी ऑडियंस पे नहीं जाएगा। लेकिन जब आप अपनी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और अपनी हर तरह की ऑडियंस के लिए एक डिफरेंट एड क्रिएटिव लेकर आए हैं। डिफरेंट एड क्रिएटिव का मतलब क्या हुआ कि आपकी ऑफर तो सेम होगी, आपका क्रिएटिव डिफरेंट होगा। ये नहीं कि आपने एक ही ऐड बनाया, कहीं ब्लू कर लिया तो उसको फिर येलो कर दिया, येलो को फिर ग्रीन कर दिया, ग्रीन को फिर ब्लैक कर दिया, तो आप समझें कि शायद ये डिफरेंट एड क्रिएटिव्स हैं। ये नहीं है डिफरेंट एड क्रिएटिव। एड क्रिएटिव नाम से ही हमें पता लग रहा है। यार मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, आपसे भी कर रहा हूं बात, आपसे मैं बात कर रहा हूं अभी, ठीक है ना। मैंने इतनी देर खामोश रहा हूं ना, अब जितनी देर मैं बोल रहा हूं मुझे सुनना है आप, ठीक है, मजबूरी है आपकी, फिर बातें समझ में आएंगी। अच्छा, एक चीज तो ये होगी, एक ये टेक्निकल पॉइंट हुआ, इसमें कुछ नहीं मैंने बताया, मैंने आपको सिर्फ बताया आपने एडवर्टीजमेंट करनी कैसी है या करवानी कैसे है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिस प्लेटफॉर्म पर आप मार्केटिंग कर रहे हो क्या आपकी ऑडियंस उस प्लेटफॉर्म पर मौजूद भी है कि नहीं है। मिसाल के तौर पर जैसे अक्सर स्कूलों में क्या होता है, स्वीट्स टॉफियों वाले पहुंच जाते हैं, है ना, कंपनियों के बिस्किट्स वाले पहुंच जाते हैं, स्टेशनरी वाले पहुंच जाते हैं, पेंसिल्स, मार्केटिंग, बिस्किट्स बच्चों को खिला रहे होते हैं, फ्री वर्कशॉप्स कर रहे होते हैं, इवेंट कर रहे होते हैं। एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं अपनी। एयर कंडीशनर वाले नहीं चले जाते वहां पर, है ना, मतलब एसी भेजने वाले नहीं चले जाते, ये टायर बेचने वाले भी नहीं गए, आप भी नहीं गए कभी स्कूल में, कभी टायर खरीद लो, हाँ। ऐसे तो नहीं होगा ना, स्कूल के स्टूडेंट को तो टायर की मार्केटिंग नहीं करेंगे, एयर कंडीशनर की मार्केटिंग नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे कि भाई ये फर्नीचर ऑफिस का फर्नीचर है, ये घर का फर्नीचर है, ये खरीद लो, ठीक है, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप क्या किया, उन्होंने ऑडियंस को आइडेंटिफाई किया है। अब आप अगर ये समझ लें कि भाई टुडे इज द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, तो आपके पास जो भी है वो सभी सोशल मीडिया पर जाकर बिकने वाला है, तो ये भी गलत अप्रोच है। हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारी प्रोडक्ट इंस्टा पे बिकने वाली है, क्या हमारी प्रोडक्ट फेसबुक पे बिकने वाली है, कि हमारी प्रोडक्ट गूगल पे बिकने वाली है, कि हमारी प्रोडक्ट लिंक्डइन पे बिकने वाली है। आपकी प्रोडक्ट किस प्लेटफॉर्म पे बिकेगी, ये आपने डिसाइड करना है। थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं कि चलो बिकेगी नहीं
तो सोशल मीडिया मार्केटिंग से ब्रांडिंग तो हो ही जाएगी। नहीं बिकेगी कोई बात नहीं, ना कोई खरीदे, लेकिन ब्रांडिंग तो हो जाएगी। यानी जैसे मैं कहूँ किसी रेस्टोरेंट का पिज्जा ओवन जो है 8 लाख का है, 10 लाख का है, आइसक्रीम मशीनरी जो है वो 9 लाख की है फॉर इंस्टेंस। अब मैं फेसबुक एड्स के थ्रू इसे बेचने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं बिकेगी। ये चीजें फेसबुक पे नहीं बिकेंगी। क्यों नहीं बिकेंगी? क्योंकि फेसबुक पे इस प्रोडक्ट को खरीदने वाली ऑडियंस मौजूद नहीं। हाँ, फेसबुक पे कौन मौजूद है? फेसबुक पे शायद ब्रोकर मौजूद हो, जो आगे से सामान लेकर किसी और को देने लगे हुए हैं। वो आपसे इंटरेक्शन कर लें, आगे आपको कॉल करेंगे कि जनाब हमें चाहिए, हमें नहीं चाहिए, एक रेस्टोरेंट को चाहिए। सो हमारा कितना बीच में हिस्सा होगा, हम आपकी डील करवा देते हैं। ये वाला सीन चलेगा। बट डायरेक्ट एंड यूजर आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो कमर्शियल यूजर हो या डोमेस्टिक यूजर हो, मगर आपको एंड यूजर नहीं मिलेगा। छोटी प्रोडक्ट्स बेच लेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेच लेंगे, घर की चीजें बेच लेंगे, एसेसरीज बेच लेंगे, इस तरह की फैंसी चीजें बेच लेंगे, फैशन प्रोडक्ट्स बेच लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं गूगल पर लेकर जाऊंगा। अभी पढ़ेंगे ना हम गूगल एड्स। कमर्शियल प्रोडक्ट्स को हम लिंक्डइन पर लेकर जाएंगे, क्योंकि लिंक्डइन पर वो लोग हैं जो कमर्शियल चीजों को खरीदना चाहते हैं। बेशक आप ऐड चलाएं या ना चलाएं, बजट की वजह से बाद में देखेंगे उसका कितना बजट होता है, लेकिन बेचने की कोशिश लोगों तक पहुंचाएंगे हम इन दो प्लेटफॉर्म्स पर जो हमारी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होंगी। ठीक है। सबसे पहले मार्केटिंग की कमांड्स पढ़ने से पहले कि भाई ऐड कैसे बनता है, पहले हमें ये माइंड क्लियर करना है कि हमें मार्केट कहां करना है। क्योंकि अगर आपने किसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का सारा बजट क्लाइंट का फेसबुक पे लगा दिया, तो ब्रांडिंग तो उसे हो जाएगी, सेल नहीं उसे आएगी, कन्वर्जन उसे बिल्कुल नहीं आएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इरिटेट होकर आपसे काम करना छोड़ देगा कि भाई यहाँ तो सेल ही नहीं हो रही है, उसको तो सेल भी चाहिए। बेशक आपको मार्केटिंग फनल से गुजार कर सेल दिलवानी है, लेकिन सेल तो दिलवानी है। पहले अवेयरनेस दें, कंसिडरेशन दें, फिर कन्वर्जन तो आनी चाहिए ना। तो अगर आपने उसके बजट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है 20, 30 और 50 के ऊपर, तो इसका मतलब क्या, वो जो 50% से सेल जनरेट करवा रहे थे, वो 50% की सेल जनरेट भी होगी, और वो जो ऊपर 20% से अवेयरनेस देती उसकी वजह से भी सेल जनरेट होगी। वो जो 30% की कंसिडरेशन दिलवाई थी उसकी वजह से भी सेल जनरेट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन सारे फैक्टर्स को पहले देखना है और उसके बाद हमें काम करना है। अब आगे के हमारे दो काम है जो हमने करने हैं। एक हमने करना है जी ऑर्गेनिक काम, और एक हमने करना है पेड काम। पेड का मतलब एड्स चलाने हैं, और ऑर्गेनिक का मतलब पोस्टिंग्स करनी है। और पोस्टिंग भी उसी तरह ही करनी है जैसे आप एसईओ करने लगे हुए थे। अब वो एसईओ के माइंडसेट के साथ ही हम बात कर रहे हैं कि भाई ऑर्गेनिक काम करना है अपने फेसबुक के ऊपर। अब ये ऑर्गेनिक काम कितना होगा, इसके ऊपर आपको वर्किंग करनी है। आपके पास प्रोडक्ट क्या है, अभी हम थोड़ा सा इसमें एक सेशन करेंगे जिसमें आप वर्किंग करेंगे। मैं सोचे वर्किंग करवाऊंगा, फिर आप जो वर्किंग करेंगे उसको डिस्कस करेंगे कि आपने क्या वर्किंग किया, कैसा काम होना चाहिए। आपको अपना एक सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना पड़ेगा, एक प्लानर बनाना पड़ेगा कि भाई आज से आपने अपनी सोशल मीडिया का काम शुरू कर दिया। 6 महीनों के बाद आप कहां पे खड़े होंगे, 3 महीनों के बाद आप कहां पे खड़े होंगे, और बहुत अच्छे तरीके से आपको होना चाहिए कि साल के बाद बहुत अच्छी कोई चीज निकलनी चाहिए कि हम कहां पे खड़े हैं, कुछ रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, और ये साल के बाद रिजल्ट्स अच्छे कब आएंगे, जब आप किसी प्लानर को फॉलो करेंगे। तो जब अंधाधुंध फायरिंग कर रहे होंगे फिर नहीं आएंगे। कि भाई आज बैठे और आपने कहा भी क्या हो गया, महीना भर तो काम ही नहीं किया, 7 6 7 बंदे और लगाए, और जगह भाई अब हमारा आज का टारगेट जो है ना वो 25 पोस्ट बनानी है, 30 रील्स बनानी है, 10 स्टोरीज लिख दो, सब कुछ लग गया। कौन देखेगा आपका ये कंटेंट? इतनी जल्दबाजी में कौन देखेगा? एक एक चीज शायद उसको नजर आ जाए, लेकिन सब चीजों को तो वो बिल्कुल नहीं देखेगा। आपको पहले अपना प्लानर बनाना है कि भाई आप एक दिन में कितने एंगेज होंगे, हफ्ते में कितने एंगेज होंगे, 30 दिन में कितने एंगेज होंगे। इसकी बेस पर आपको एक अपना एवरेज प्लानर बनाना है। और आपने अपना, और एक सबसे बड़ा प्लानर जो होता है वो उस प्लेटफॉर्म को कन्विंस करता है आपके लिए। यानी आपकी कंसिस्टेंट पोस्टिंग्स उस टाइमिंग्स के हिसाब से उस प्लेटफॉर्म को कन्विंस करती हैं कि इज अ रेगुलर बिजनेस। इसने भाई प्लान बना लिया हुआ है कि इस, हाँ आप अपने प्लान को मॉडिफाई करते रहें। कि मिसाल के तौर पर आपने पहले प्लान बनाया 10 बजे पोस्टिंग्स करेंगे, तो फिर आपको 1 2 हफ्ते के बाद पता लगा कि ये कोई इतना अच्छा आइडियल टाइम नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं।
आपको पता लग गया नहीं भाई, अगर को मॉर्निंग सेशन में पोस्टिंग करनी भी है ना आपने, तो आप 1 बजे करो। शाम को पोस्टिंग करनी है ना तो 6-7 बजे करो। तो ये वाली चीजें तो आप अपग्रेड करते रहेंगे, लेकिन आपको एनीवेज कोई प्लानर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको प्लानर बनाना पड़ेगा। पहला प्लानर क्या है? पोस्टिंग प्लानर है। दूसरा प्लानर है कंटेंट प्लानर। अब आपको दूसरा प्लानर क्या बनाना है? कंटेंट प्लानर बनाना है कि भाई आपको कैसा कंटेंट लेकर आना है, कंटेंट किस तरह का होगा। शुरू में हम देख आए थे कि कंटेंट टाइप तो देख ही ली थी हमने। क्या थी? पिक्टोरियल पोस्ट, वीडियोस, रील्स, स्टोरीज। कुछ मिस हुआ तो मुझे बता दें। यही थे ना सब कुछ। अब आपको कंटेंट प्लानिंग भी करनी है। कंटेंट प्लानिंग का क्या मतलब है कि भाई आप डेली कितनी पोस्ट लगाओगे पिक्टोरियल, डेली कितनी वीडियोस लगानी है, कि 2 दिन के बाद वीडियो लगानी है, रील्स कितनी होनी चाहिए रोजाना, स्टोरीज कितनी रोजाना लगाएंगे। एक तो हुआ ये कंटेंट प्लेसमेंट्स के साथ। नंबर 2, अब आपको ये देखना है कि भाई इतना सारा मटेरियल निकाल लिया मैंने। मिसाल के तौर पर आपने शुरू में कहा कि यार यूं करते हैं, 2 रील से शुरू करते हैं, 2 रील से शुरू करते हैं, एक स्टोरी से शुरू करते हैं। क्योंकि अभी तो लोग, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपकी स्टोरीज ही पढ़ते जाएंगे। अभी तो उन्हें आप कन्विंस नहीं कर पाए कि आपका कंटेंट अच्छा है। अभी आप सिंगल स्टोरी पे रहें। जब आप लोगों को थोड़ी सी आदत दिलाएं तो फिर अपनी स्टोरीज बढ़ानी शुरू कर दें। 2 स्टोरी पर आ जाएं, 3 पर आ जाएं, लेकिन पहले एक एक पर आए। रील्स 2 रखें, रील्स पर आ जाएं, वीडियोस पर आ जाएं, पोस्ट पर आ जाएं। लेकिन अब डिपेंड ये कर रहा है कि अभी रील में दिखाना क्या है जिससे लोग देखें। टीवी के ऊपर या मीडिया में आप देखें, मूवीज कितनी सारी बनती हैं, सारी मूवीज तो हिट नहीं होती हैं। कोई ड्रामा हिट नहीं होता, कुछ हिट होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास कोई कंटेंट आइडिया होना चाहिए, कोई कंटेंट स्क्रिप्ट होना चाहिए कि आपके पास रील्स का स्क्रिप्ट क्या है, आपके पास वीडियो का स्क्रिप्ट क्या है, आपके पास डेली स्टोरी बनाने का स्क्रिप्ट क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हम थोड़ी देर में ये वाली वर्किंग करने वाले हैं। और ये सपोज करके हम ये वर्किंग करेंगे कि ऑल वी आर डिजिटल मार्केटर्स। क्या ख्याल है? सब डिजिटल मार्केटर ही हो ना? मैंने प्लान तो यही बनाया हुआ है। जो बिजनेसमैन है उनका प्लान अपने बिजनेस को ग्रो करना है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं सभी का बिजनेस क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। तो आप लोगों ने ये एक प्लानर चैटबॉट से डिस्कस करके जरा एक प्लानर बनाना है। ये इसमें कितनी सारी चीजें आ गई हैं जो मैंने शुरू से लेकर अभी तक डिस्कस की हैं। क्या क्या किया भला, कहां से शुरू की बात, तो जरा इसको समराइज करें शुरू से। प्लानर कैसा होगा? आप समराइज नहीं करेंगे तो यूज कैसे करेंगे? हाँ हाँ, सीक्वेंस में आना है, एक एक करके बताते जाएं बस। ऊपर से आएंगे तो सब समझ में सही आएगा ना, जहां से मैंने बात शुरू की थी। पहले पहले हमने कहा भाई हमने डेली, वीकली और मंथली प्लानर बनाना है। जब मैं कहूंगा ना मंथली प्लानर, तो उसमें आपको दिन को भी टारगेट करना पड़ेगा, दिन को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसमें वीक को भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्तों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये बन गया हमारा मंथली प्लानर। एक चीज पहले हमें बनाना है मंथली प्लानर, उसके बाद ही अगला क्या है बात। स्टोरी में जाने किस सीक्वेंस में आए जरा, कौन आ सकता है सीक्वेंस में? आगे क्या करें? अगला सीक्वेंस क्या होना? पहले प्लानर बना लिया हमने, कितना होगा हम डिसाइड कर लेंगे कि कितनी स्टोरीज, कितनी रील्स, कितनी पोस्ट, कितनी वीडियोस, और वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए। ये भी आ गया अब हमारे पास। अब आगे क्या आया हमारे पास? आगे ये आया कि विच टाइप ऑफ कंटेंट, कंटेंट कैसा हो। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, मैं क्या, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। भाई मैं डिजिटल मार्केटर हूं ना, आप डिजिटल मार्केटर हैं भाई, मैं अपने आप को नहीं शो कर रहा, आपको कह रहा हूं। ये वाला टास्क अभी हमने प्रीवियस क्लास में किया था। ये है वीडियो जी। 8 सेकंड बहुत छोटी है। 8 सेकंड फेसबुक रिकमेंड नहीं करता, कहता थोड़ी बड़ी बनाओ यार। 10-12 सेकंड्स की होनी चाहिए आपकी शॉर्ट्स, ठीक है। क्या चीज आ रही है भाई ये? मैं अब आपको कंटेंट आइडिया की तरफ लेकर आया हूं। मैं क्या आपको कंटेंट आइडिया की तरफ लेकर आया हूं। वी आर डिजिटल मार्केटर्स ना, तो लोगों का ट्रस्ट कैसे बिल्ड करेंगे? जब अपने प्लेटफॉर्म से न्यूज अपडेट्स देंगे। ठीक है, तो ये मैंने न्यूज अपडेट, अब इसका
स्टेप देखने हैं आपने। ये न्यूज अपडेट मैंने कहां से निकाली भाई? मैं गूगल ओवरव्यू में गया और वहां जाकर उसे मैंने बताया कि मुझे दो बेहतरीन न्यूज जो मेटा की आई है ना, अपडेट्स आई हैं, जो अपग्रेडेशन उन्होंने की है, ठीक है, वो मुझे बताओ। उसने मुझे दो खबरें निकाल कर दी। एक ये वाली खबर निकाल कर दी, एक और खबर निकाली। आप भी कर सकते हैं ये काम। अभी मैंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को पिक किया, मेटा को। यूट्यूब भी आप ही का प्लेटफॉर्म है, गूगल भी आप ही का प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन भी आप ही का प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक पे भी हम लोग ऑर्गेनिक पोस्टिंग करेंगे, और कितने सारे प्लेटफॉर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर प्लेटफॉर्म में रोजाना की बुनियादों पर कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना, कुछ अपग्रेडेशन हो रही है, कोई नई अपडेट्स आने लगी हुई हैं। क्या अपडेट्स आने लगी है एक अलग मौजू है, उसको डिटेल से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि हर चीज एआई की बना दें, कुछ में ऐसे भी बताएं जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कुछ में ऐसे ग्रुप में बैठ के डिस्कशन भी कर सकते हैं कि तीन टीम मेंबर्स बैठे हुए हैं और लेटेस्ट अपडेट को डिस्कस करने लगे, ठीक है, बिहाइंड द सीन। मतलब कैजुअल तरीके से भी किसी बात को किया जा सकता है, बजाय इसके कि हर दफा हम कैनवा पे पोस्ट बना के लगा दें। कुछ मैसेजेस को हम जनरली डिस्क्राइब कर रहे हैं क्या चल रहा है। तो हमने क्या किया भाई, एआई ओवरव्यू से न्यूज ली, जेमिनाई में जाकर उसे कहा कि इसको जरा पॉलिश कर दो न्यूज को, और उसके बाद उसे कहा कि भाई आप एक काम करो, इसका एक यूट्यूब शॉर्ट वीडियो यानी पोर्ट्रेट साइज में थंबनेल बना दो। ये थंबनेल है एक्चुअली, दिस इज थंबनेल। मैं कहा ये थंबनेल है, ये वीडियो डायरेक्ट नहीं है। उसने क्या किया भाई, यहां पर एक तस्वीर भी लगा दी बंदे की, वही जैसे एक्सप्रेशंस वाली पिक्चर होती है। सो ये वाली तस्वीर आप एआई की ना लें, इससे बेहतर तरीका यह है कि आप अपनी लगा दें। वो तस्वीर हमने कहा निकाल दो भाई इसमें से, उसने पिक्चर निकाल दी। अगर मैं तस्वीर भी रखता, उसके बाद हमने क्या किया, किसी भी वीडियो टूल में चले गए जो फ्री दे रहा है आपको सर्विस, किसी में भी चले जाओ भाई। हम चले गए वीओ, किसमें बना हुआ, वीओ में पड़ा है ना, हाँ। गूगल फ्लो खोले, वीओ 3, आपको डेली 50 क्रेडिट्स दे रहा है एक ईमेल से। तो अगर आपके पास 5 ईमेल्स हैं तो क्रेडिट्स मल्टीप्लाई हो गए ना, मुफ्त में काम करना है तो। लेकिन अगर आप पेड काम करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर आप पेड वाला काम करोगे तो वो ज्यादा अच्छी बात है। पेड वाटरमार्क के बगैर काम कर रहे होंगे तो अच्छी बात है, ये एडिट भी हो जाएगा, ये अपनी जगह नहीं बदलता। बहुत सारे एप्स अपनी लोकेशन बदल लेते हैं ना, तो ये तो नहीं बदल रहा अपनी ऐप पोजीशन। तो इसको हम कर भी सकते हैं, ऐसे भी कर लें। ये न्यूज बन गई, 8 सेकंड की वीडियो बना दी उसने, ये एक कंटेंट आइडिया आपके पास आ गया कि न्यूज अपडेट। हर बिजनेस की अलैदा, वो हमारा जो कीनिया का क्लाइंट है वो गाड़ियां बेचता है, तो भाई गाड़ियों में कितनी कंपनियां हैं, गाड़ियों में कितनी सारी कंपनियां हैं, हर कंपनी की अपडेट। और एक गाड़ी के अंदर कितने सारे पुर्जे हैं, पुर्जे की भी अपडेट हो सकती है, मॉडल की भी अपडेट हो सकती है, कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी बननी बंद हो गई, कौन सी गाड़ी आने लगी है, गाड़ी एक्सपोर्ट करने का प्रोसीजर क्या होता है। पाकिस्तान में गाड़ी कीनिया में है, वो तो लिखेगा भाई कीनिया में गाड़ी कैसे जापान से इंपोर्ट करनी है। कितने सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं। सोफा क्लीनर का पेज है, तो ये तो नहीं कहेगा भाई सोफा क्लीन करा लो आपके गंदे हो गए हैं बार बार, हाँ, ये तो नहीं कहना उसने। सोफा क्लीनिंग स्ट्रेटेजी, सोफा क्लीनिंग की टिप्स, सोफा क्लीनिंग के अंदर यूज होने वाली मशीनरी, पुरानी मशीन कौन सी थी, नई मशीन कौन सी थी, कस्टमर फीडबैक। अब एक और कंटेंट आइडिया आ गया, कस्टमर फीडबैक। तो इसके ऊपर अभी आप थोड़ी देर में वर्किंग करेंगे, आइडियाज के ऊपर वर्किंग करेंगे भाई। एक हफ्ता पोस्टिंग करनी है, क्या पोस्ट होनी चाहिए। फिलहाल हमने सपोज किया बिजनेस मॉडल, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है आपका, मतलब आप खुद से डिजिटल मार्केटर हैं, अब आप ये सर्विसेज देना चाह रहे हैं। अब काफी सारी चीजों की मैंने ग्राउंड बनाकर आपको दे दी है। अब हमारे पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए। जब मैं आपको 15 मिनट का टाइम दूंगा, इसके ऊपर आप वर्किंग करेंगे। आफ्टर 15 मिनट्स हम उसे डिस्कस करेंगे कि आपने क्या वर्किंग किया, और सब ने करनी है कम से कम इस तरह ग्रुप्स की शक्ल में, ज्यादा से ज्यादा दो दो मिलकर एक कंटेंट। ये जितनी चीज मैंने शुरू से लेकर अभी तक बताई है, इस सब के ऊपर वर्किंग करनी है। क्योंकि अगर आपके पास ये आइडिया होगा तो बेहतर होगा। अगर आप इसके बगैर चलेंगे तो आपका सोशल मीडिया कभी भी ग्रो नहीं करेगा। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे मेरी तरह, मैं तो सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं करता हूं सर, मैं अपना सोशल मीडिया कभी खोलता हूं वीडियो आपको सिखाने के लिए, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करता हूं। मुझे एड्स कभी नहीं, मैंने एड्स चलाए, अभी मुझे क्लाइंट्स मिल जाते हैं,
मेरे रेफरेंस से क्लाइंट्स मिल जाते हैं, रेफरेंस टू रेफरेंस क्लाइंट्स मिल जाते हैं। इसी वजह से मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स होते हैं ना, सबके ऑनरशिप अकाउंट्स होते हैं। बट आप अगर ऐड चलाकर कोई क्लाइंट लोगे, कभी भी कोई बंदा आपको अपना ऑनरशिप अकाउंट नहीं देगा, क्योंकि आपका ट्रस्ट बिल्ड होना जरूरी है। लेकिन अगर आपको कोई बंदा रिकमेंड कर देगा, ए कहेगा बी को कि भाई इनसे काम करवा लो, तो जो बी मुझे बुलाएगा या आपको बुलाएगा, तो वो मैं उसे कहूंगा मुझे आपकी ये चीजें चाहिए। इवन मेरे पास इन लोगों के क्रेडिट कार्ड के स्क्रीनशॉट्स भी होते हैं, फ्रंट और बैक के। यानी इसको बंदा फुल मिस यूज कर सकता है, लेकिन ये कौन करेगा? आपको कौन देगा अपने क्रेडिट का स्क्रीनशॉट? जो आप पे ट्रस्ट करता होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आप काम ज्यादा करते हैं तो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है आपका। लेकिन हमारे पास मार्केटिंग से भी लोग आते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके एटीट्यूड्स क्या है, उसी तरह हम डिसाइड कर लेते हैं कि इनका काम करना है कि काम नहीं करना चाहिए हमें। कितने बजट्स हैं इनके, लाइफ टाइम कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। मेरे पास जितने सारे क्लाइंट्स हैं, मेरे पास स्टार्स एकेडमी जितने भी क्लाइंट्स हैं, सबके लाइफ टाइम अच्छे हैं। क्योंकि आपको एक महीने का क्लाइंट अगर मिल रहा है तो इसका तो मतलब है आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। और इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपको लॉन्ग रन में कोई क्लाइंट मिले, क्योंकि आप उसने आपका महीना लगाना है फिर। वो महीना 50,000 का भी हो सकता है, वो 80,000 का भी हो सकता है, वो लाख का भी हो सकता है, वो 15,000 का भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको उसे हर महीने कन्विंस करना है कि जो तुम पैसे मुझे दे रहे हो, इसका तुम्हें बिजनेस में कोई फायदा हो रहा है। नहीं तो वो एक दो महीने काम करवा के पारी कर देगा आपको, कहेगा भाई अब हो गया हमारा जितना होना था। लेकिन अगर आपकी वजह से, आपकी स्ट्रेटेजी की वजह से सेल आ रही होगी, तो वो कभी भी आपको क्विट नहीं करेगा। अगर आप ही की वजह से कभी उसे कोई इश्यूज आए होंगे और आपने उन इश्यूज को रिजॉल्व भी कर दिया होगा, तो मिसाल के तौर पर मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अगर किसी ने हमें बंद करवाया काम हमसे और वो कहीं फंस गया, अगर तो वो मुझसे काम ले रहा था, तो मेरी जो उसके साथ पेमेंट डिसाइडेड थी ना, मैंने उसी में किया। लेकिन अगर वो कहीं पे फंस गया और फिर उसने मुझसे दोबारा राब्ता किया कि ये देखें ये क्या हो गया, तो फिर मैंने उसे ट्रिपल टाइम ज्यादा अमाउंट कास्ट किया, क्योंकि मुझे पता है कैसे मुझे ये टास्क करवाना है, सिर्फ पूरा काम नहीं करवाना। लेकिन जिनके हम ऐड अकाउंट, जैसे कहते हैं ना, ऐड अकाउंट सस्पेंड हो गया, उसको रिस्टोर करवा कर देना है, हम करवा देंगे, क्योंकि हमारी मंथली उसके साथ चल रही है। लेकिन एक बंदे ने मुझसे ऐड बनवाया, देखे ना, अब जैसे मैं कहूँ ऐड बना दें, ऐड बनाना तो एक दफा बन गया ना, अब ऐड चल रहा है, यूजर्स को, क्लाइंट्स को तो ये लगता है कि भाई ऐड बनाना ही तो काम था बस, इसने और करना क्या, ऐड ही तो बना कर देना है। अब इसका क्या काम है? छुट्टी। अब तो इसे फारिग कर दें, ऐड बनवाना था, ऐड चल रहा है। बट एड मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका ऐड कैसे डिलीवर हो रहा है, कैसे डिलीवरी कर रहा है, उसे आगे कैसे यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। तो अगर कोई बंदा हमसे ऐड बनवा कर छोड़ दे और फिर वापस आ जाए कि भाई वो ऐड जब आप थे बड़ा अच्छा चल रहा था, आप नहीं है तो अब ठीक नहीं चल रहा, तो इसका मतलब है, हो सकता है कि थोड़ी सी वो चीजें हमने लेफ्ट राइट भी की हों, कि भाई ये ऐड कैसे चलेगा, कब तक चलेगा, कहाँ पर जाकर इसने गड़बड़ करनी है। और बहुत सारे लोगों को, ऐसे जो लोग काम छुड़वाते हैं, उन्हें काफी सारी चीजों का पता भी होता है। तो हमें ऐसी चेंजेस बहुत सारी इनर साइड पे जाकर कुछ करनी पड़ती है कि बंदा वहां तक पहुंच ना सके। कई लोग आपको एक दफा ऐड चला दो, तो कई आपके पास आके बैठ जाते हैं कि सर ये हमें ही बता दें, ठीक है, ये आपने क्या किया था, ये क्या हुआ था, ऐड तो चल ही नहीं रहा था, हमने आपको बताया, एकदम से ऐड फ्रंट पर आना शुरू हो गया, ये हुआ क्या था? तो ये टिप्स है ना, ये मैं क्लासरूम में बता रहा हूँ, ये मैं क्लासरूम में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये वाली टिप्स मैं क्लाइंट्स को नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं क्लाइंट्स को बताऊंगा तो क्लाइंट्स मुझसे एक साल काम करवा लेगा ज्यादा से ज्यादा, एक साल के बाद उसको मेरी कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। अब हमें ये कुछ आइडियाज मिल गए। अब पोस्ट कैसी होगी भाई? फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम, मैंने पहली बात तो कही है कि अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपके एड क्रिएटिव्स, डिजाइन्स मुख्तलिफ होने चाहिए। डिपेंड्स ऑन योर ऑडियंस। ऑडियंस को भी टारगेट करें कि आपकी ऑडियंस कहां पर है, इंस्टाग्राम पर है कि फेसबुक पर है। फिलहाल हम क्योंकि सोशल मीडिया की बात करें तो मैं सिर्फ इन दो प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूं, इंस्टाग्राम पर है कि फेसबुक पर है। जब हम सोशल मीडिया से गूगल एड्स में जाएंगे तो हमें कंपैरिजन करेंगे कि गूगल एड चलाना चाहिए कि सोशल मीडिया के एड चलाने चाहिए, ठीक है, ये कंपैरिजन करेंगे। तो आपकी एड कहां पर है, ताकि आप उस जगह को ज्यादा एंगेज करें। आप जब शुरू में काम स्टार्ट करेंगे और एक कंसिस्टेंट रूट लेकर चल रहे होंगे कि भाई महीने का प्लानर बन चुका हुआ है, तो 3 महीने के बाद एक रिजल्ट्स देखने हैं, लेकिन उससे पहले आपने हर 2 दिन के बाद भी रिजल्ट्स देखने हैं। क्या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है आपके अकाउंट के साथ, यहां आकर पेज पे आ जाएंगे जरा वापस।
किसी भी पुरानी पोस्ट पे चले जाते हैं। अब ये देखें पोस्टिंग आइडियाज इनको दिए हुए हम लोगों ने, कीनिया वालों को। हाँ, यानी आपको हर बिजनेस मॉडल को स्टडी करना है पहले। जैसे कुछ दिन पहले हम सोफा क्लीनर्स की बात कर रहे थे, अब ये आ गया है गाड़ियों की सेल करने वाला, जापानीज गाड़ियों की सेल करने लगा हुआ है। तो अंदर से चीजों की इंफ्रा देखिए, इसको CYT को विजिट कीजिएगा कि इसके ऊपर आपको सिमिलर कंटेंट नजर नहीं आएगा, मुख्तलिफ कंटेंट नजर आएगा। इसको अब हमने खत्म कर दिया हुआ है, ये तकरीबन 2 साल इसको मैंने सर्विसेज दी और अब इनकी टीम काम करती है खुद से। ठीक है, लेकिन एक्सेस मेरे पास है, अभी कंसल्टेंसी है मेरे पास। ये क्या चीज है, ये किस तरह की पोस्ट है? पोर्टफोलियो पोस्ट। क्लाइंट्स, ये गाड़ी खरीदी है किसी ने, गाड़ी उसके हवाले कर रहे हैं, पूरा मेकअप इनको सिखाया था कि क्या मेकअप करना है। ये जो प्ले कार्ड्स बनवाए थे, उनसे कहा था भाई जो जो गाड़ियां, बिल्कुल जीरो से शुरू किया था। यहां से कीनिया गए थे, कीनिया जाकर जीरो से सेटअप स्टार्ट किया था। तो ब्रांडिंग की जरूरत थी। गाड़ियों में बहुत कंपटीशन है, कीनिया के अंदर यूज जापानीज गाड़ियों में बहुत कंपटीशन है। तो ये उनको कहा था कि भाई इस तरह आप लोगों ने फीडबैक्स लेने हैं। इनसे थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर से भी कुछ काम करवाया हुआ था, कीनिया के टिकटॉकर से भी वीडियोस बनवाई। ये डिपेंड करता है ना कि आपकी पार्टी कितनी बड़ी है, कि वो इन्वेस्ट कितना कर सकती है। तो कोई बंदा ये कहे कि एक ऐड बनाकर दे दो, तो इसका मतलब होता है कि वो कुछ भी नहीं इन्वेस्ट कर सकता। कोई बंदा कहे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाकर दें, इसका मतलब है कि वो इन्वेस्ट कर रही है। और उसको स्ट्रेटेजी हफ्ते में नहीं बनाकर देते हम। हफ्ते में स्ट्रेटेजी बनाई तो फिर तो वहां खत्म हो गई ना। स्ट्रेटेजी बनाएंगे, स्ट्रेटेजी को स्लोली इंप्लीमेंट करवाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको कहा ना, महीने का प्लानर बनाना है और फिर हर महीने में कुछ ना कुछ नया ऐड इन भी करना है, तभी कन्विंस होगा ना वो बंदा। मतलब पिछले महीने सब कुछ ही बता दिया अगर, तो अगले महीने क्या उसे नया दूंगा? कन्विंस तो नहीं होगा वो। तो कुछ ना कुछ अपने पास बचा के रखना है उसको देने के लिए, और कुछ वर्किंग भी करते रहना है कि अगले महीने अब क्या होना चाहिए। अब आपको उसके ऊपर वर्किंग करनी है कि भाई उसको ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये स्ट्रेटेजी भी लगवा दी। अब अगर मैं उसे कहूंगा कि भाई वो पुराने वाली स्ट्रेटेजी फिर रिपीट कर लो, तो वो तो कहेगा ना ओके भाई देन थैंक यू वेरी मच, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। जब आप स्ट्रेटेजी सारी पुरानी चलानी है तो फिर आपकी जरूरत कहाँ आ गई? आपको आपके माइंड को हर वक्त चलते रहना है कि क्या करना है, कैसे करें, अब क्या नई चीज लेकर आए, किस नए तरीके से लोगों तक पहुंचेंगे इनको लेकर, इनको कौन सी नई स्ट्रेटेजी दें जो कि इनके जहन में भी ना हो। हम तो गाड़ियां नहीं बेचते, मैं तो गाड़ियां भी नहीं बेचता, मैं सोफा क्लीनिंग भी नहीं करता, मैं कोई कॉलेज भी नहीं चला रहा। बट मुझे घुसना पड़ेगा इन सारे सेटअप्स के अंदर, माइंड को लेकर कि कैसे करें, माइंड गेम खेलनी पड़ेगी कि अगर मैं गाड़ियां बेच रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं सोफा क्लीनर हूं तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं कॉलेज रन कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा। मुझे हर बिजनेस को समझना पड़ेगा, बिजनेस मॉडल को। ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा भी नहीं है कि हम कोई बहुत जीनियस लोग हैं। ये समझने के लिए हम बहुत नॉर्मल तरीका इस्तेमाल करेंगे कि भाई जिसका बिजनेस मॉडल है उसके साथ बैठना पड़ेगा ना, तो समझ में खुद ही आ जाएगा। उसके कंपटीटर्स को देखना पड़ेगा, तो समझ में खुद ही आ जाएगा। उसके सोशल मीडिया कंपटीटर्स को देखना पड़ेगा, उसके वेबसाइट कंपटीटर्स को देखना पड़ेगा। है, देखिए हमारा काम क्या है, सिवाय रिसर्च के हमारा और कोई काम नहीं है। वी आर रिसर्चर्स। तो अगर हमारे काम में से रिसर्च को निकाल देंगे, तो बाकी तो सारे प्री डिफाइंड स्टेप्स ही है ना। चेकलिस्ट बनी है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो ये तो डिजिटल मार्केटिंग ग्रो नहीं करेगी। आपके काम में डेली रिसर्च शामिल है। आपके दौर में तो नहीं मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी होगी या कंप्यूटर सीखा होगा, चले। मैंने कंप्यूटर कब सीखा होगा? शायद मैंने कंप्यूटर सीखा है 90s में, 95 में या 92 में। ठीक है, तो आप में से तो किसी ने नहीं सीखा होगा उस दौर में। नहीं सीखा ना, छोटे हैं ना आप लोग, मैंने कहा आप में से तो किसी ने नहीं सीखा होगा उस दौर में। उस दौर में आपको लगता है विंडोज थी? चले बाकी सब चीजें छोड़ दें, हमने तो उस दौर में किया हुआ जब इंटरनेट आ रहा था, अब ये आया भी नहीं हुआ था। और जो पहली विंडो आई थी उसके अंदर इंटरनेट बिल्ट इन नहीं होता था, उसके अंदर हमें इंस्टॉल करना पड़ता था इंटरनेट यूज करने के लिए। फिर वर्जन आया था विंडो 95, 97 में बिल्ट इन आया था। और आज जो कुछ चल रहा है, इसका मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग जो है, ये डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो हैं, ये किसी कॉलेज से सीखी होंगी, ये क्लाइंट से सीखी हैं। यानी अगर आप मुझे कहेंगे कि आपका काम मैं कर दूं, तो जब मैं आपके बिजनेस की स्टडी करूंगा और जब मैं आपकी रिक्वायरमेंट की स्टडी करूंगा, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग आएगी। क्योंकि मुझे आपकी प्रॉब्लम्स के हल निकालने हैं। आप जो कह रहे हैं ना, इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि भैया मैं, क्योंकि मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा तो ये हो ही नहीं सकता।
हर चीज को आपने रिसर्च करना है, और हर बिजनेसमैन की क्यूरी जेन्युइन होती है, क्योंकि बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। तो अगर वो आपसे कोई क्यूरी कर रहा है तो उस क्यूरी की कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बिजनेसमैन की क्यूरी ऐसी उसके दिमाग में कोई बात आ गई है तो बस वही क्यूरी है उसकी। हर सवाल का जवाब है मेरे पास। जितने जवाब आते हैं चीजों के, ये सब क्लाइंट केसेस हैं। ये कोई किताब की स्टडी नहीं है, बुक स्टडी नहीं है। बुक स्टडी में मैंने डिजिटल मार्केटिंग को नहीं पढ़ा हुआ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग को क्लाइंट से पढ़ा हुआ है। और पढ़ने का तरीका क्या है कि क्लाइंट्स के साथ ज्यादा टाइम गुजारना। यानी अगर आपका क्लाइंट आपके साथ 6 साल गुजार ले, 7 साल गुजार ले, 3 साल गुजार ले, 10 साल गुजार ले, या इससे भी ज्यादा आपके साथ कंसिस्टेंट चल रहा हो, इसका मतलब है आप बहुत कुछ सीखेंगे। क्योंकि आप किसी को 10 साल लॉलीपॉप दे के तो नहीं लेकर चल सकते साथ। हाँ, एक दफा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वो इस तरह चलेगा आपसे, ताल्लुक वास्ते से भी इस वजह से चल जाएगा। लेकिन उसके बाद उसको रिजल्ट चाहिए होंगे, फिर वो आपको अपने प्रॉब्लम्स बताएगा। अगर आपके पास उसके प्रॉब्लम का हल नहीं होगा या आप कोशिश भी नहीं करेंगे हल करने की, तो आप डिजिटल मार्केटर नहीं है। और आपको अपडेटेड रहना है। आपको पता लग गया कैसे अपडेटेड रहना है? अभी मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज निकाल कर दे दी है, पता लग गया अभी मैसेंजर जा रहा है ना। ये पहले पुराना उन्होंने बताया हुआ था, अभी डेट आ गई है तो उन्होंने एक बार रिमाइंडर कॉल दिया है। बात तो ही पुरानी है, ये 3-4 महीने पहले इंफॉर्मेशन आई थी कि भाई फेसबुक मैसेंजर को विड्रॉ करने वाला है। ठीक है, इस तरह की पता नहीं यूट्यूब में क्या क्या चेंजेस होने वाली हैं, लिंक्डइन में क्या क्या चेंजेस हो रही हैं। लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को अपडेट करें, तो आप अपने प्लेटफॉर्म्स पर ये न्यूज लेकर आए। जब आप ये प्लेटफॉर्म पे न्यूज लेकर आएंगे तो तब बात आगे बढ़ेगी। चलें जी, अब आगे आगे आ जाते हैं, एक चीज और करनी है, उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे। सी इनसाइट्स, ये इसमें 3 लाइक्स आ रहे हैं, और देखते हैं जरा, और आगे चलते हैं। देख रहे हैं कितनी सारी पोर्टफोलियो वीडियोस हैं, सब कीनियन आपको नजर आ रहे होंगे, आ रहे हैं ना कीनियन नजर। तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया सोशल मीडिया, फेसबुक के ऊपर कीनिया की पोस्ट लगी हुई है, मुख्तलिफ किस्म के कीनियन लोग नजर आ रहे हैं। फेसबुक इसकी रीच ऑटोमेटिकली कीनिया में ज्यादा बढ़ाएगा, पाकिस्तानियों को नहीं दिखाएगा, कीनिया के लोगों को ज्यादा दिखाएगा। इसकी जो लाइक कैंपेन, फॉलोअर कैंपेन चलानी है, वो कीनिया में चलानी है। इसकी बॉट बॉट कैंपेन नहीं चलानी कि किसी ने कहा हाँ भाई मुझे 5,000 रुपया दो, मैं तुम्हें 50,000 फॉलोअर दे देता हूं। इसके लिए आपको एड मैनेजर से कैंपेन रन करनी है, जिसमें आपको लोगों को अपनी प्रोडक्ट दिखानी है और उनको कन्विंस करना है कि वो आपके पेज को फॉलो करें। और वो कौन लोग होंगे? वो कीनिया के लोग होंगे। इस तरह मैं फॉलोअर्स लूंगा। और मुंबासा में सेल कर रहा है ये बंदा, जो उनके शहर का नाम है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे बाकी शहरों में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे ये कैंपेन मुंबासा के अंदर चलानी है। ताकि मुंबासा में अगर कोई बंदा गाड़ियों का शोरूम ढूंढ रहा होगा तो वो कैसे उसको मिलेगा। आप कहां पर अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप पीक सोल्यूशन को कहां से क्लाइंट्स आ रहे हैं, वहां कर रहे हैं। पीक सोल्यूशन कहां से क्लाइंट लेना चाहता है, वहां भी कर सकता है। पीक सोल्यूशन एक स्टडी करना चाहता है कि भाई जोहो टाउन में अगर कैंपस खोला जाए तो कैसा रहेगा, कैंपेन चलाकर देखें, पता लग जाएगा। अच्छी सी एक कैंपेन चलाएं, जोहर टाउन में अपना कैंपेन रन कर दें, कुछ ऑनलाइन क्लासेस ऑफर कर दें, कुछ वर्कशॉप्स ऑफर कर दें जोहर टाउन के लोगों को। देखें कितने लोग हैं जो आपकी प्लेसमेंट पे आते हैं, फिर आपको अंदाजा होगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं। जैसे अभी आप सब लोग बैठे हुए हो, डाटा कलेक्ट कर लें कि भाई कौन सा बंदा कहाँ से आ रहा है। फिर दूसरी क्लास आएगी, उसका डाटा कलेक्ट कर लें। तो ये सारे के सारे एनालिसिस होने लगे हुए हैं कि कहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं। अगली नेफटेक की मार्केटिंग करनी होगी तो लोकेशन का पता लग गया, कहाँ टारगेट करना चाहिए इस चीज को। चलें जी, अब यहां से ना एक पोस्ट खोलते हैं। चलिए जिसको देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। ये बड़ी टिपिकल पोस्ट है, मतलब ये रिपीटेड, डेली रिपीट नहीं होती है। ये उस वक्त आती है जब क्लाइंट आता है, यानी जब कोई क्लाइंट इनसे कोई चीज खरीद के लेकर जाता है तो ये पोस्ट तभी बनती होगी ना। उसके साथ शो केस, कभी ये इस तरह की बनाते हैं, कभी ये वीडियो बनाते हैं, मतलब वो गाड़ी शोरूम से निकाल रहा होता है उस टाइम की वीडियो, कभी वो गाड़ी के बाइक खड़ा होता है। डिपेंड्स ऑन द साइकोलॉजी ऑफ पीपल। जरूरी नहीं होता कि हर बंदा बोले, कुछ बंदे सिर्फ तस्वीर खिंचवा देते हैं, कुछ लोगों के साथ बैठ भी जाते हैं, कुछ लोगों के साथ बैठ के उनके साथ पूछे हाँ जी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। जी, अब जरा इस चीज को आपने देखना है जो मैंने अभी आपके सामने खोल दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फॉलोअर्स और नॉन फॉलोअर्स काउंट, ये डिसाइड करेगा आपके लिए। मतलब आपने पोस्ट लगाई,
तो हफ्ते के बाद, 2 दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद, हफ्ते के बाद, 10 दिन तक आपने इसको ऑब्जर्व करते रहना है कि आपकी पोस्ट फॉलोअर्स को ज्यादा जा रही है कि नॉन फॉलोअर्स को ज्यादा जा रही है। फॉलोअर्स को तो जानी ही जानी है, लेकिन अगर आपके कंटेंट में फ्रेशनेस होगी, यूनिकनेस होगी, क्वालिटी होगी, तो आपकी पोस्ट नॉन फॉलोअर्स को ज्यादा जाएगी। और अगर आप अपने पेज को ग्रो करना चाहते हैं, आपका एंड रिजल्ट पेज की ग्रोथ है, सेल्स है, तो आपका टारगेट ये है कि आपका कंटेंट नॉन फॉलोअर्स को जाए। आपका टारगेट फॉलोअर्स नहीं है। फॉलोअर्स को तो जाना ही है, उसमें आपने कोई जोर जबरदस्ती तो करनी नहीं जिन लोगों ने फॉलो किया। लेकिन अगर आपने बॉट से चलाए फॉलोअर, नहीं देखेंगे उतने फॉलोअर्स। लेकिन अगर आपने ऑडियंस को ढूंढ के टारगेट किया, तो वो वाले फॉलोअर्स इंगेज भी होंगे। मतलब हम ये कहेंगे भी 15,000 फॉलोअर्स, पोस्ट के ऊपर 2 लाइक्स, और पोस्ट के ऊपर 12 एंगेजमेंट्स, तो इसका तो मतलब हुआ ना कि लेस देन 50 इंगेज फॉलोअर्स हैं बीच में से। क्योंकि वो सारे तो फॉलोअर्स और फॉलोअर्स प्ले कर रहे थे बस, तो उन्होंने फॉलो कर लिया। और मैंने आपसे ये कहा था कि ये वाले ऐसे फॉलोअर जो बॉट फॉलोअर्स होते हैं, ये निकल भी रहे होते हैं। फेसबुक इनको निकाल भी रहा होता है। आप जो नया एल्गोरिथम आया है उसके मुताबिक निकाल रहा है। तो अगर आपने कभी ऐसा काम किया हो, पहले किया हो गलती से, तो उसके लिए फिर आप अपनी नई कैंपेन लॉन्च कर दें, मेटा के अंदर से फॉलोअर्स की। ठीक है, पहले मेटा के अंदर फॉलोअर्स की कैंपेन नजर आती थी, अब नहीं आती नजर। अब ऑब्जेक्टिव में फॉलोअर्स कैंपेन होती है। यानी आप ट्रैफिक कैंपेन चलाएंगे या एंगेजमेंट कैंपेन चलाएंगे, तो आपका टारगेट ये होगा कि आपको लोगों को फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे लाना है। तो जब आप फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर लोगों को ला रहे हैं, तो उनको जो बटन वहां पर मिलेगा, वो फॉलो का बटन मिलेगा। यानी अब उन्होंने फॉलो कैंपेन ही खत्म कर दिया है। पहले तो कैंपेन होती थी कि लाइक कैंपेन चलानी है, फेसबुक से चला लो। ठीक है, फेसबुक को लगा कि ये भी कुछ बॉट टाइप का चीज, लोगों को इंप्रेशन जाता है कि ये यहीं से फॉलोअर्स मिल रहे हैं। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं, आपका गोल होना चाहिए बीच में फॉलोअर्स का। और फॉलोअर्स का गोल कोई नहीं है। फॉलोअर्स का गोल क्या कहलाता है कि लोग आपके फेसबुक पेज पर हैं या लोग आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आ जाएं। तो जब वो फेसबुक पर आप पे पेज पर आएंगे, तो उनको सबसे ऊपर फॉलो का बटन ही नजर आ रहा होगा। ठीक है, और जब लोग आपकी प्रोफाइल खोल लेंगे, तो उन्हें अगर आपका कंटेंट अच्छा लगेगा, तो वहां से भी आपको फॉलोअर्स मिल रहे होंगे। तो इस तरीके से हम फॉलोअर्स चला रहे हैं। इस चीज को आपने देखना है, अपनी ऑडियंस को आपने देखना है, ताकि आप रिकग्नाइज करें कि आपकी चीजें कहां पर जा रही हैं। अच्छा, आप जरा एक और चीज देखते हैं। इधर एक ऐड भी चल रहा था जो कि बूस्ट ऐड था। थोड़ा सा इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम लोग एड्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमने एड्स ही चलाने हैं अब। और इसको हमने बहुत एसईओ की तरह घसीटना नहीं है। बहुत जल्दी ये खत्म होने वाला है। तो जो लोग लेट आएंगे या छुट्टी करेंगे, तो उनका जो पार्ट मिस होगा, खास तौर पर जब मैं एड मैनेजर पढ़ा रहा हूँ, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एड मैनेजर इज नॉट सो सिंपल, कॉम्प्लेक्स है। बूस्ट एड तो बहुत सिंपल है ना, लेकिन एड मैनेजर कॉम्प्लेक्स है। उसे समझना पड़ेगा आपको, पूरी उसकी साइंस को समझना पड़ेगा। तो इसलिए छुट्टी और लेट नहीं चलेगा। आपके लिए, हमारे लिए चल जाएगा, अगर आपका एंड गोल प्रोफेशनल बनना है तो। देखते हैं यहाँ पर किसी की लाइक्स नजर आ रही हैं, उस पर चलते हैं जिसमें उसमें ऐड होगा। 2, 3, 2, ये ऐड है। ऑफर को ऐड किया हुआ है इन्होंने। ये कैसे ऐड चला हुआ है? ये बूस्ट ऐड चला हुआ है। ठीक है, बूस्ट ऐड वर्सेस एड मैनेजर ऐड। बूस्ट ऐड में कोई वर्सटैलिटी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है आपका। सिंपल स्टेप्स में, और उसके लिए सोशल मीडिया मार्केटर एक्सपर्ट होने की भी जरूरत नहीं है भाई। कोई भी बंदा अपने फेसबुक से बूस्ट का बटन प्रेस करे, उसके बाद ऑन स्क्रीन ऑप्शंस आती जाएंगी, उसको इनपुट करता जाएगा। कार्ड उसने लगा देना है, तो ऐड उसका चल जाना है। कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, देखें जरा इसके इनसाइट्स। भाई लाइक्स तो बहुत सारे आए हैं ना। 5 कमेंट्स भी आए हैं, और एक शेयर भी आया है। तो इसके इनसाइट्स देखते हैं जी। क्या हुआ? 26,000 लोगों तक ऐड गया, जिसमें से 98% नॉन फॉलोअर्स तक ऐड गया। अच्छा, उसके बाद और आगे आ जाते हैं। इंगेजमेंट टाइप आ रही है कि लोगों ने कैसे इंगेज किया, किस एज सेगमेंट को इंगेज किया। और ये क्या आ रहा है? लिंक क्लिक्स। उसके बाद क्या हुआ? इतने लिंक क्लिक्स हुए।
लिंक क्लिक इज द पुअरेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर एड्स। अगर कोई बंदा आपके व्हाट्सएप पे क्लिक कर देता है ना, तो इसका मतलब होता है कि लिंक क्लिक हो गया। लेकिन जब कोई बंदा आपके व्हाट्सएप पे क्लिक करता है, तो वो आपकी चैट विंडो में नहीं आता। चैट विंडो में इसके बाद अगले स्टेप में वो आपके पास आता है, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्सेशन। वो जो कन्वर्सेशन वाला स्टेप होता है, उस स्टेप में लोग आपकी चैट विंडो में आते हैं। वो सेल कैंपेन होती है हमारी, उधर से आपको सेल जनरेट हो सकती है। लेकिन अगर आज ये 200 क्लिक्स आए हुए हैं, तो ये उनको नहीं पता लगा कि कहाँ आए हैं। ये व्हाट्सएप के बटन को पुश हुए हैं सिर्फ, उससे अगली स्टेज पे नहीं गए। लेकिन जब हम एड मैनेजर से ऐड चलाते हैं, तो हम लिंक क्लिक पे नहीं जाते हैं। हाँ, जब हम ट्रैफिक ऐड चला रहे होंगे, फिर हम लिंक क्लिक चलाएंगे। लेकिन इन्होंने व्हाट्सएप का ऐड बनाया हुआ है, देखा है आपने? क्योंकि जब हम ट्रैफिक ऐड बनाएंगे, तो फिर हमारी वेबसाइट का यूआरएल होगा, तो हम ट्रैफिक को वेबसाइट पे लाएंगे, शायद वहां पर कोई ऑफर लगी हो, तो उधर से कोई सेल होने के चांसेस हो। उसके लिए तो लिंक क्लिक्स ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप बटन के लिए तो लिंक क्लिक बिल्कुल डेंजरस है, यानी आप अपने पैसे जाया करने लगे हुए हैं। आज की तारीख में बूस्ट इज नॉट रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी कि भाई बूस्ट को चलाएं आप। बूस्ट कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आपके पास नहीं है। अलबत्ता अगर आप वैसे, एक प्लान और भी हो सकता है कि भाई आपके शो हो रहे हैं 10,000 फॉलोअर्स, और आप जब भी कोई पोस्ट लगाते हैं, तो उस पे आते हैं 2 फॉलो लाइक आते हैं 2, तो वो एक डेफिसिट आ रहा है आपका दोनों में। सो आपका एक प्लान क्या चल रहा है? आपका एक प्लान ये चल रहा है कि भाई 100 से 200 लाइक्स का एक टारगेट आपने रखा हुआ है अपनी वीकली कुछ पोस्ट के ऊपर, कि भाई इतने तो मैं पेड लूंगा। क्यों लूंगा? अपनी गुडविल बनाने के लिए, कि भाई वो जब कोई बंदा मेरे पेज पर आए, तो कहीं पर उसको 100 लाइक्स नजर आ रहे हो, कहीं पर उसे 50 लाइक्स नजर आ रहे हो, तो कम से कम ये तो फील हो ना कि भाई लोग इंगेज हैं इनके पेज के साथ। बट ये सेल ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये तो सिर्फ ब्रांडिंग ऑब्जेक्टिव है। तो अगर इस ऑब्जेक्टिव से आप थोड़ा सा बजट अपना इस पे कंज्यूम कर रहे हैं, फिर ठीक है। लेकिन अगर आप इधर से सेल जनरेट करवा रहे हैं अपनी तरफ से, तो यहां से सेल जनरेट नहीं हो सकती सही तरीके से। ठीक है? तो एक चीज क्या हुई कि हमने इस तरीके से सब चीजों को देखना है। उसके बाद हम लोगों ने अपना रिव्यूज वाले सेक्शन को भी बहुत ज्यादा कंसिडर करना है। फेसबुक रिव्यूज। हम्म आपने फेसबुक पर अपने कस्टमर से रिव्यूज भी लेने हैं। अब देखें, जब भी हम रिव्यूज की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ सर्विस मैटर करती है। क्योंकि अगर आप क्वालिटी दे नहीं रहे हैं, तो आपको कोई अच्छा रिव्यू भी नहीं देगा। तो अगर आप क्वालिटी दे रहे हैं, तो ही आपको अच्छे रिव्यूज मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप रिव्यूज पर एफर्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअली आप अपनी कस्टमर सपोर्ट पर एफर्ट कर रहे हैं, कि भाई आपके अनसेटिस्फाइड क्लाइंट्स कम से कम हो जाएं। ऐसे ही है ना? क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि पीक सोल्यूशन में भाई, चले हम ये कह देते हैं कि इस साल, सिर्फ इस साल की बात करता हूं, मैं कहता हूं भाई पीक सोल्यूशन में इस साल कोई 8-10 हजार बच्चे पढ़े हैं, मुझे नहीं पता क्या रेशियो होती है, मैं तो वैसे ही अंदाजा लगा दिया है ना। तो एज ए डिजिटल मार्केटर सपोर्टर इनका, अगर मैं इनकी डिजिटल मार्केटिंग को देख रहा हूं, तो मेरी सबसे बड़ी असाइनमेंट ये होगी अपने लिए कि इनको 10,000 रिव्यूज आने चाहिए। और आपको ये बताऊं, मैं जहां पढ़ाता हूं, मैं 10,000 रिव्यूज नहीं करता हूं, मैं 10,000 को कम से कम 5 से मल्टीप्लाई करके रिव्यूज करवाता हूं। मैं जितनी भी क्लासेस पढ़ा रहा हूं, उसकी वजह ब्रांडिंग करना होता है। यानी अगर मैं आपसे कहूं भाई आप मुझसे सेटिस्फाइड हैं, तो रिव्यू दें, ठीक है ना? और मैं इतनी ज्यादा सख्ती करता हूं कि आपको सेटिस्फाई वैसे ही कर लेता हूं, है ना? आपको पता लग गया कि आप ना चाह रहे हो, तो मैं तब भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूं कि आप जोर जबरदस्ती सेटिस्फाई हो जाएं। जो थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट हो रहा होता है, फोकस पर आ जाए। बजाय इसके कि 3 महीनों के बाद पता लगे कि क्या हुआ, क्या ये तो गड़बड़ हो गई। साथ साथ पता लगना चाहिए, 5-6 दिनों के बाद ही पता लग जाना चाहिए, कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो मैं फाइनली अपने स्टूडेंट को ये असाइनमेंट देता हूं कि यार आपने मुझे 4 रेफरेंस रिव्यूज भी देने वाले हैं। एक तो आपने देना ही देना है, 4 रेफरेंस रिव्यूज भी दिलवाने हैं, चाहे वो अपने फ्रेंड से दिलवाएं, मुझे नहीं, कॉलेज के लिए। और ये कॉलेज की पॉलिसी नहीं है, मैं आपको बताऊं, 2022 में मैंने यहाँ पढ़ाना शुरू किया था। आप 2022 से पुराना कोई रिव्यू का काउंट करके देखिएगा कितने हैं कॉलेज के। लेस देन 100 होंगे, या शायद लेस देन 50 हों।
2022 के बाद से मैंने जितनी डिजिटल मार्केटिंग की यहाँ क्लासेस पढ़ाई हैं उसमें मैंने रिव्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था एज ए असाइनमेंट। तो मेरी जो भी क्लास यहाँ से कंप्लीट होती है उसका एक क्वेश्चन तो होता है कि रिव्यू आपने ऐड करना है, और रिव्यू में ऐड भी करवाता हूँ। देखिए रिव्यू ऐड करना एक्चुअली ये मेरा जॉब भी है, ये आपकी जॉब भी है, क्योंकि आपने जिसके लिए काम करना है आपने उसके लिए रिव्यू अरेंजमेंट करनी है फ्रॉम क्लाइंट्स। तो आपको जब तक रिव्यू लेने की स्ट्रेटेजी का पता नहीं होगा तो आप कैसे करोगे, रिव्यू दिलवाने की स्ट्रेटेजी का पता नहीं होगा आप कैसे करोगे। आप उस कंपनी से कॉन्टेक्ट करोगे कि हाँ भैया आपने 4 माउस बेच दिए हैं, आपके वो 4 क्लाइंट्स कौन से हैं, हमें उनसे रिव्यू लेकर दो। क्योंकि जब वो रिव्यू देंगे तो बाकी के जो माउस लेने वाले लोग हैं उन्हें वो प्लेटफॉर्म रिकमेंड करेगा, और लोग जो रिव्यू देखकर चीज खरीदते हैं वो भी आपकी चीज को ज्यादा खरीदेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे हमें बहुत ज्यादा इंफोसिस करना है, चाहे वो गूगल रिव्यूज हो तो चाहे वो फेसबुक रिव्यूज हो। फेसबुक रिव्यूज भी आपको ऐड करवाने हैं और गूगल रिव्यूज भी आपको ऐड करवाने हैं। फेसबुक रिव्यू होता कैसे है, पहले फेसबुक रिव्यू भी गूगल की तरह ही चलता था। मतलब गूगल का रिव्यू कैसे चलता था पहले, 5 स्टार, आज भी वैसे ही चल रहा है। 5 स्टार रिव्यू विद फीडबैक विद पिक्चर और वीडियो, वीडियो लेस देन 30 सेकेंड्स, 10 सेकेंड वीडियो इज फाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बंदे ने कहा 5 स्टार रिव्यू, जैसे मैंने आपसे कहा हाँ भाई आर यू सेटिस्फाइड, तो आप गए उधर जाकर 5 स्टार दबाया और पोस्ट कर दिया। इट इज नॉट गुड रिव्यू, इट इज नॉट गुड रिव्यू कि आप सिर्फ स्टारिंग देंगे, प्लेटफॉर्म को ऐसे लगेगा कि ये फेक रिव्यू है। एक स्ट्रॉन्ग रिव्यू कैसे बनता है, एक स्ट्रॉन्ग रिव्यू बनता है 5 स्टार, 4 स्टार इज नॉट गुड रिव्यू। जब हम रिव्यूज की बात करेंगे तो 5 आउट ऑफ 5 यही गुड रिव्यू है, 4 आउट ऑफ 5 बैड रिव्यू। वैसे अगर आपको मैं रेटिंग करूं तो 4 आउट ऑफ 5 बहुत अच्छा रिव्यू है, लेकिन ऑनलाइन कंपटीशन में जब हम लोग चीजों को देखने लगे हुए हैं तो 4 स्टार से बेहतर है कि मैं रिव्यू ना लूं, मैं उसे कहूंगा ना दो भाई, तुम ना दो, ठीक है। 5 स्टार रिव्यू यानी आपने भी कोई चीज बेच रहे हैं तो आपने किसी से रिव्यू लेना है तो आपने उसको बताना है कि इफ यू आर सेटिस्फाइड। समटाइम क्या होता है लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, वो 3 स्टार रिव्यू देते हैं और नीचे 6 पैराग्राफ्स लिख देते हैं आपकी तारीफों के, वो आपको हर्ट कर देता है, क्योंकि वो रेटिंग को देख रहा है, आपकी रेटिंग को देखने लगा हुआ है। तो आपको रेटिंग 5 स्टार करनी है, फिर एक अच्छा सा फीडबैक देना है, उसके बाद आपने अपनी कोई इमेज लगा देनी है। ये कोई भी इमेज लगा सकते हैं, इमेज लगाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज खरीदी है वही लगाएंगे। कोई वीडियो लगा सकते हैं, अपना वीडियो मैसेज दे सकते हैं, कोई जैसे यहां पर पढ़ रहे हो स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, तस्वीर खींची लगा दी, बस ये वाली इमेज की बात हो रही है। इस तरह करने से गूगल को नहीं लगेगा कि आपका जो रिव्यू है वो फेक है। इसी तरह यहां पर जो रिव्यू आ रहा है वो क्या है, यहां पर फेसबुक ने काम आसान कर दिया हुआ है, यस और नो, बस। वो 5 स्टार पहले था इसका, पहले इसका भी 5 स्टार चल रहा था, लेकिन अब इसका 5 स्टार नहीं है। अब इसके 2 ऑप्शंस होते हैं, यस और नो। डू यू रेकमेंड, अगर तो आप यस करेंगे तो समझ लेंगे ये 5 स्टार रिव्यू है, और अगर रेकमेंड नहीं करेंगे तो ये पुअर रिव्यू है। अगर आप रेकमेंड करेंगे तो ये कलरफुल आ रहा है, नहीं तो फिर ग्रे कलर में आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ रिव्यूज को काउंट करेगा और परसेंटेज में आपकी रिकमेंडेशन दिखाएगा। मतलब आजकल ऐसे कर रहा है, पहले ये भी 5 स्टार्स वाले सिस्टम पे काम करता था, अब ये इस सिस्टम पे काम करता है। रिव्यूज मींस रिकमेंडेशंस, और फेसबुक की अपनी स्ट्रेटेजी क्या है रीच बढ़ाने के लिए, भाई रिकमेंडेशन ही तो कर रहा है वो भी। तो अब उसे फेसबुक यूजर्स की रिकमेंडेशंस मिल रही है आपके बिजनेस के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको एक पैटर्न मिल गया उन लोगों का, जिन लोगों को आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, उस पैटर्न के और लोगों को भी ऐड दिखा रहा है। पिछले दिनों किसी ने ये मुझसे क्वेश्चन किया, पता नहीं आप लोगों की क्लास स्टार्ट हुई थी कि नहीं हुई थी इस वक्त। तो उन्होंने कहा भाई मैं जो सोच रहा होता हूँ ना कि आज शाम को मैंने जाकर दही खरीदना है, तो मुझे दही का इश्तिहार नजर आना शुरू हो जाता है। हाँ, नहीं मैंने दही तो फनी सा वर्ड बोला है ना, मतलब कोई चीज मार्केट करने के मुतालिक मैं सोचता हूँ। और ये बहुत सीरियस डिस्कशन हो रही थी, आप तो हंसे हैं ना ये, बट इट इज वेरी सीरियस डिस्कशन। और उन्हें यकीन था कि थॉट के साथ ऐड दिखाता है, क्यों, क्योंकि मोबाइल मेरे सामने पड़ा हुआ है। और ये बड़ी सीरियस डिस्कशन थी, मतलब इसके अंदर कोई ऐसे फनी बातें नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे ये फनी बातें लग रही थी, वो फनी बातें नहीं कर रहे थे, और वो एजुकेटेड वेल एजुकेटेड पीपल थे। उन्हें समझाने के लिए मुझे बड़ी एफर्ट करनी पड़ी कि फेसबुक ऐसा नहीं करता, फेसबुक के पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं,
फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, व्हाट्सएप, इतनी सारी चीजों से वो आपका डाटा कलेक्ट करने लगा हुआ है। आपकी इंटेंशन को देखने लगा हुआ है कि आप कर क्या रहे हो आजकल। आप अपने दोस्त को भी मैसेज कर देते हो कि यार आज शॉपिंग मार्ट चलते हैं, साथ नाम लेके टेक्स्ट मैसेज कर दिया। आपकी चैट भी सेव हो रही है, बट ऐसे नहीं सेव हो रही जैसे मैं आपकी बातें कर रहा हूं ना। ये हमारी प्राइवेसी नहीं सेव हो रही, ये मेरी बातों को अभी वो उसके माइक नहीं देख रहे। वो सीरियस कम्युनिटी जो थी वो ये कह रही थी कि मोबाइल के माइक्स जो हैं वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो माइक अभी डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे, हमारा जनरल डाटा कलेक्ट नहीं करे। अलबत्ता अगर पाक फौज कोई लगा दे तो हो सकता है कर ले। वैसे नहीं हो रहा, नॉर्मल नहीं हो रहा कि ऐसे ही कोई डिटेक्शन हो रही है, कोई इंटेलिजेंस वाले ये करवाना चाह रहे हो फिर तो हो सकता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि आपने मोबाइल खरीदा और वो कहीं भी पड़ा हुआ है तो आपके लिए खतरनाक है कि भाई जब किसी से बात करनी हो तो मोबाइल को बाहर की दीवार पर रख के आए और फिर बात करें। ऐसे नहीं है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये क्या कर रहे हैं, एक तो तरीका बताया ये वाला। इसके अलावा जो सबसे बड़ा तरीका है ना इसका, उस तक कोई नहीं पहुंचता। दैट इज अ पैटर्न, पैटर्न ऑफ पीपल। फेसबुक को 10 बंदों का पैटर्न मिल गया। अब उसने कहा कि इस तरह के 10 लोग और कौन से हैं मेरे पास। 20 लोग हो गए। 20 लोग मिल गए, उसने कहा 20 को मैं कर लेता हूं 100, 100 को मैं कर लेता हूं 500। इसको आप चाहे पैटर्न बोल दें चाहे इसको आप बोलें लुक अलाइक। कि इसी तरह के जो लोग, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पेज के ऊपर जेन्युइन 500 फॉलोअर्स हैं और मैंने कहा भाई जिन लोगों ने मेरे पेज को फॉलो किया हुआ है उन्हें मेरा ऐड दिखाओ। उनको तो दिखाएगा, लेकिन उस पैटर्न के और भी बहुत सारे लोगों को वो ऐड दिखाएगा जिन लोगों ने मेरे पेज को फॉलो किया हुआ है। फॉर इंस्टेंस मेरे पेज को फॉलो किया हुआ है जी 18 साल से 25 साल के मेल और फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। उसमें कुछ प्रोफेशनल्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, वो बड़ी एज के होंगे। तो जब मैंने उसे कहा कि इस तरह के लोगों को दिखाओ तो वो तो 500 थे, मगर उसी पैटर्न के पता नहीं कितना डाटा मेटा के पास पहले से ही मौजूद है। उसने उन लोगों को भी मेरा ऐड दिखाना शुरू कर दिया। तो इससे हमें ऐसा लग रहा है कि जो हम सोचते हैं, भाई उसने क्या किया। जैसे मैंने अभी आपको याद होगा पोर्टफोलियो में एक टर्म बताई थी, वो था मेटापिक्सल। वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करना, यानी आपके फेसबुक पे तो कोई नहीं आया, आपके इंस्टा पे भी कोई नहीं आया, व्हाट्सएप पे भी नहीं आया, लेकिन आपने आज यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहे थे, उस पर एक ऐड नजर आया, आपने उस पर क्लिक कर दिया और आप एक वेबसाइट पर चले गए। आप उस वेबसाइट पर जो गए हैं उधर से वेबसाइट को मॉनिटर कर रहा था आपका फेसबुक। फेसबुक ने देखा भाई ये जोन सा बंदा वेबसाइट पर आया है, इसका फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी कौन सा है, उसको ऐड दिखा दिया। दैट इज मेटा पिक्सल। ये पिक्सल लगा दिया। ये बिल्कुल वही साइंस है जो हम लोगों ने एसईओ में पढ़ी थी, गूगल सर्च कंसोल। उसमें भी तो कुछ पिक्सल ही लगा हुआ था ना, उसमें भी तो कोई कोड लगा था एक वेबसाइट मॉनिटर करने के लिए, गूगल सर्च कंसोल ने लगाया था वो। तो गूगल सर्च कंसोल के बाद आपका सारा डाटा आने लगा हुआ था कि कितनी क्यूरीज हैं, कहां से क्यूरीज हैं। अब फेसबुक के पास आपका सारा डाटा आ रहा है वेबसाइट से। ये कैसी स्ट्रेटेजी है, ये अच्छी स्ट्रेटेजी है कि बुरी स्ट्रेटेजी है, इसको भी हमें कंसिडर करना है। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने लैपटॉप खरीदना है, तो भाई हर हफ्ते में तो लैपटॉप नहीं खरीदेगा ना वो, मतलब प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंड करता है। एक बंदा कोई फैशन एसेसरीज खरीदता है, अब ये बिल्कुल डिफरेंट चीज हो गई। मतलब कोई बंदा बड़ी मशीन खरीदता है, कोई बंदा जैसे आपका माइक खराब हो गया, आपका हेडफोन खराब हो गया, आपकी फैशन एसेसरीज हैं जो हर महीने के बाद आपका दिल करता है भाई अब नई चीज होनी चाहिए, नए स्टाइल के साथ हो, यहां पर तो रीमार्केटिंग चलेगी। लेकिन जो बड़ी प्रोडक्ट है उसके ऊपर रीमार्केटिंग कैसे चलेगी, उसके ऊपर तो रीमार्केटिंग नहीं चलेगी। भाई गाड़ी के टायर मैंने एक दफा खरीदने थे, खरीद लिया। अब अगर मैं ये कहूं कि जो जो लोग गाड़ी के टायर खरीदने के लिए मेरी वेबसाइट पर आ रहे हैं उनको फिर ऐड दिखा दो, भाई वो पहले ही मेरी वेबसाइट पर थे, इसका मतलब है कि उन्होंने डिसीजन ले लिया होगा खरीदने का या ना खरीदने का, उनको नहीं दिखाऊंगा। लेकिन जो फैशन एसेसरीज जो लोग ले रहे हैं, अभी उन्होंने एक ए लिया था बी नहीं खरीदा, अभी उन्होंने बी खरीदा था सी नहीं खरीदा, ऐसी सूरत में रीमार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी है। अदर जैसे आपको फेसबुक वाले व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दें कि जनाब डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स 30% ऑफ, आपके लिए तो आपको दोबारा कोई फ्री भी ऑफर करेगा तो आप नहीं करेंगे मेरा ख्याल है। हाँ, ऑलरेडी एक दफा कह रहे हैं, फंसे हुए हैं, इसे कंप्लीट करना है। तो मतलब जो बंदा एक चीज ले चुका है उसको दोबारा तो नहीं वो चीज बेची जा सकती। इट इज अ रीमार्केटिंग स्ट्रेटेजी, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट। आपको अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से देखना है कि आप जो चीज बेचने लगे हुए हैं क्या वो बिकने वाली चीज है दोबारा मार्केट करके, कि दोबारा मार्केट करके बिकने वाली चीज नहीं है। चलें जी, अब आप लोग एक एनालिसिस करेंगे।
याद आ गया ना कौन सा एनालिसिस करना है?